एयर चीफ मार्शल AP सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह, DGD श्री शैलेंद्र नाथ गुप्ता। लेकिन शैलेंद्र नाथ जी, आपने DGD डिजिग्नेट का नाम नहीं लिया, संकोच किया होगा। श्रीमती शोभा गुप्ता, DGD डिजिग्नेट। यहाँ उपस्थित सारे हमारे ऑफिशियल्स, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों, मैं बैठे बैठे यहाँ से देख रहा था, सीनियर ऑफिसर्स से लेकर जूनियर ऑफिसर्स सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे कार्यक्रम में सबका एक साथ होना, मैं समझता हूँ कि संवाद के लिए, बातचीत के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होता है। मैं देश के लिए इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस यानी IDS के कंट्रीब्यूशन की मैं सराहना करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि IDS लगभग 200 वर्षों से अधिक का समय गुजर गया। 200 वर्षों से अधिक के समय के दौरान इसने अपनी परंपरा, अपनी विरासत को बराबर यह वहन करता चला आ रहा है। इसलिए इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, इंडियन डिफेंस स्टेट्स सर्विस का दायरा कितना व्यापक और कितना इम्पॉर्टेंट है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आज आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर यह सर्विस लगभग 18 लाख एकड़ से भी अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करती है। और यह कोई, मैं मानता हूं कि साधारण जिम्मेदारी नहीं है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारी जो डिफेंस लैंड है वो सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की एक वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है। IDS देश भर में 61 छावनियों का संचालन करती है, जिसमें लगभग 21 लाख से अधिक नागरिकों का भी निवास होता है। इसका मतलब यह है कि डिफेंस स्टेट सर्विस का काम सिर्फ मिलिट्री रिलेटेड इंस्टीट्यूट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका काम सीधे तौर पर लाखों नागरिकों के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यापक रूप से देखा जाए तो IDS का दायित्व दोहरी प्रकृति का होता है। एक तरफ यह सर्विस डिफेंस लैंड की सुरक्षा करती है और दूसरी तरफ यह नागरिकों के कल्याण और उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखती है। यानी यह सर्विस न केवल हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देती है, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी यह निर्वाह करती है। दरअसल यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एकमात्र ऐसी सर्विस है जो डायरेक्टली और कंटिन्यूअसली आम नागरिकों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। यह अनूठा मैंडेट IDS को सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक रोल ही नहीं, बल्कि एक गहरा ह्यूमन रोल भी देता है। और लगभग 21 लाख निवासियों की लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स अपने सिविक फंक्शंस कितनी इफेक्टिवली परफॉर्म करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि IDS अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस को लगातार अपग्रेड करे, ताकि सर्विस डिलीवरी और ज़्यादा इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली हो सके। हमारा यह सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि कैंटोनमेंट्स में रहने वाले लोगों को अच्छी से अच्छे सिविक एमिनिटीज़ और ईज ऑफ लिविंग मिले, चाहे वह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, अच्छी तरह से मेंटेन्ड रोड्स, मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, या फिर क्विक ग्रीवेंस रिड्रेसल हो। कोई भी कैंटोनमेंट का नागरिक कभी भी वंचित या पीछे अपने को छूटा हुआ महसूस न करे। मैं समझता हूँ यह आप सबकी ही जिम्मेदारी बनती है। और मैं यह भी मानता हूँ कि जिस स्मूथनेस के साथ आप लोग यह बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसके लिए आप सभी मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं। और साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि किसी छावनी को संभालना यह कोई आसान काम नहीं है,
क्योंकि मैं देखता हूं कि हम लोगों तक भी बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर पहुंचते रहते हैं। पानी की सप्लाई हो, बिजली का नेटवर्क हो, सड़कों की साफ सफाई हो, या फिर हॉस्पिटल और स्कूल तक की व्यवस्था, हर चीज आपके जिम्मे ही रहती है। और ख़ास बात यह है कि आप इन सब को मैनेज करते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि छावनी इको फ्रेंडली भी बनी रहे। इसको कार्बन न्यूट्रल होने में मैं देख रहा था 2047 की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए 2047 की प्रतीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह काम पहले भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित कर रखा है, इसलिए आपने भी उसको बढ़ाकर 2047 कर दिया होगा। एक बार सोचिए, आप लोग विचार करिए, क्या उसके पहले इसको किया जा सकता है कि नहीं? और मेरा ख्याल है कि आप चाहें तो 10 वर्ष पहले भी कर सकते हैं, 35 तक भी इसको पूरा कर सकते हैं। और यदि कोई चैलेंज यदि कोई बड़ा है, आपको लगता है कि उसमें हम लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, तो हम सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में तो छोड़िए, छोटे शहरों और गांवों तक में भी हरियाली कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में छावनियां हमें दिखाती हैं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ चल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह देश में कहीं भी बैठा हो, जब वह किसी शहर की सैटेलाइट तस्वीर देखता है तो उसमें जो कैंटोनमेंट्स होते हैं, अलग ही एकदम हरी भरी, साफ सुथरी और सुव्यवस्थित नजर आती हैं। आप कैंटोनमेंट्स की संरचना देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कितनी योजना और अनुशासन के साथ इसका विकास किया जाता है। मैं जब भी छावनियों में आता हूं, अथवा इसके पहले भी जाता रहा हूं, तो मुझे सिर्फ सेना और वहां के प्रशासन की गतिविधि ही नहीं, बल्कि एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। यहां बच्चों के खेलने की अच्छी जगह हैं, परिवार के साथ घूमने के लिए आपको पार्क्स भी उपलब्ध हैं, धार्मिक स्थान भी हैं, ऐतिहासिक वहां पर इमारतें भी आपको देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजें मैं मानता हूं कि हमारे इतिहास की यह जिंदा धरोहर है, जो हमें एहसास दिलाती हैं कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ कैसे सांस ले सकते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आप लोग इस बैलेंस को बनाए रखते हुए न सिर्फ पूरी व्यवस्था चला रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन भी आप बन रहे हैं। आप सबने सालों साल छावनियों का संरक्षण किया है, उनका निर्माण किया है, और वहां रहने वाले नागरिकों की जरूरतों पर भी आपने बराबर ध्यान दिया है। यह काम कोई छोटा काम नहीं है, यह काम अपने आप में बहुत बड़ा भी है, और मैं कह सकता हूं यदि इस काम को ठीक तरीके से आपने किया तो यह आपका काम इंस्पायरिंग भी है, प्रेरणा देने वाला भी है। और एक रक्षा मंत्री के रूप में इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस के काम को नजदीक से देखते हुए मुझे सचमुच बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह नई सोच और नए आइडियाज के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। हम लोगों के सहयोग की जो भी जरूरत होगी वह आपको प्राप्त होगा। अपने रेगुलर काम के साथ साथ इनोवेशन पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आइडियाज आने वाले समय में और भी मजबूत और इंपैक्टफुल भूमिका निभा सके। और नए आइडियाज यदि आपको लेने हों तो आपके डिफेंस सेक्रेटरी भी समय समय पर बराबर नई आइडियाज देते रहते हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस डेडिकेशन और मेहनत से आप अब तक काम करते आए हैं, उसी तरह भविष्य में भी आप देश की सेवा करते रहेंगे। साथियों, आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं, तो इस दौर के बारे में भी कुछ बातें मैं आपसे यहां करना चाहूंगा। यह जो समय चल रहा है, पूरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिन बदलावों के दौर से सारी दुनिया गुजर रही है, उसे हम सब स्वाभाविक रूप से देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। वैसे तो बदलाव तो यह जीवन का एक अटूट हिस्सा है। जिंदगी है तो बदलाव होते ही रहेंगे समय के साथ।
और हम सब जानते हैं कि समय यह कभी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, वो अपनी गति से चलता ही रहता है। वक्त बदलता रहता है, उसके साथ साथ नए चैलेंजेस भी आते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। जब नए चैलेंजेज आएंगे तो बट नेचुरल है कि उन चैलेंजेस को मीट आउट करने की आप कोशिश करेंगे, तो वो अपने में एक अवसर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे आप आईडीएस को ही देख लीजिए। अगर मैं आप सबके काम की बात करूं तो ये साफ दिखाता है कि आपके सामने अगर बड़ी चुनौतियां हैं तो आपके सामने उतने ही मौके भी बड़े हैं, अवसर भी बड़े हैं। चुनौतियां ये हैं कि समय के हिसाब से चीजें तेजी से बदल रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, रिसोर्सेज स्वाभाविक है लिमिटेड हैं, पुराने कॉलोनियल लॉज अब बोझ जैसे महसूस होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी कई बार बहुत जटिल हो जाता है। इन्हीं जटिलताओं को कम करने और नागरिकों में विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए, नागरिकों में विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जन विश्वास एक्ट लाया गया था। इस कानून के तहत कैंटोनमेंट एक्ट 2006 में कुछ छोटे मोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और अब इन्हें केवल मॉनेटरी पेनाल्टी से निपटाया जाएगा। इसकी आप सबको जानकारी होगी। मैं यहां आपको यह भी बताना था, लेकिन मॉनेटरी पेनाल्टी लगाते समय भी ध्यान रखिए, जरा नाप तोल कर। कभी कभी इतना लगा देते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं है उससे कई गुना पेनाल्टी लग जाती है। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने इसमें 25 सेक्शंस को अमेंड करते हुए उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। यह कैंटोनमेंट एरियाज में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रमोशन में यह बहुत ही लाभकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी तरह की और भी कई चुनौतियों से आप सबका रोज सामना होता है और आप सब इनको टैकल करने के लिए काम भी कर रहे हैं, मैं देखता हूं। लेकिन बदलते समय के अनुसार अब यह और आवश्यक भी आपके लिए हो गया है कि हम कैंटोनमेंट्स को भी मॉडर्न सिटीज की तरह डेवलप करें। हमें डिजिटल सर्विसेज बढ़ानी होगी ताकि लोग घर बैठे ट्रांसपेरेंट और टाइमली सर्विसेज को अचीव कर सकें। हमें सिटीजन पार्टिसिपेशन भी बढ़ाना होगा ताकि कैंटोनमेंट में रहने वाले लोग भी कैंटोनमेंट की फ्यूचर प्लानिंग में पार्टनर अपने को महसूस कर सकें। यह भी हमको कोशिश करनी चाहिए। हमें कैंटोनमेंट बोर्ड्स को मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस बनाना होगा जो समय की उम्मीदों के हिसाब से सेवाएं दे सकें। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हम सब जो कोई अफसर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाता है, कोई मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाता है, आम जनता के लोग अपनी शिकवा शिकायतों को लेकर अथवा जो भी कोई प्रॉब्लम उनकी आती है तो उसको लेकर आपके सामने पहुंचते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी चेयर पर क्यों बैठते हो। लेकिन आपको, हमको, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी प्रतिष्ठा होती है, झाड़ू लगाने वाले की भी प्रतिष्ठा होती है, इसे हम ना भूलें कभी। मैं सब कुछ रह चुका हूं जिंदगी में, चीफ मिनिस्टर रह चुका हूं, आज होम मिनिस्टर रह चुका हूं, डिफेंस मिनिस्टर हूं, सब कुछ हूं, सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर भी रहा हूं, लेकिन मैंने बराबर ध्यान रखा है हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, इसे भूलिए मत। हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है, हमने किसी कंपटीशन में compete करके एक बड़ा ओहदा हासिल कर लिया है, यही बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। सामने वाले की नजरों में यदि हम बड़े हैं तभी हम बड़े माने जाएंगे। पद के कारण हमारा कद बड़ा नहीं हो सकता है, हमारा कद बड़ा हो सकता है तो हमारी कृतियों के कारण बड़ा हो सकता है। Not due to the post, but only due to our deeds,
हमारा कल बड़ा होगा। आम नागरिक के साथ भी ध्यान रखिए, वो महसूस करे भाई साहब के यहां गया था, आपको साहब कहता है, मत भूलिए इस चीज को। आप साहब नहीं हैं, हम आप साहब नहीं है, हम आप सेवक हैं। और जब वो जाकर कहता हम साहब के साथ गए, साहब ने हमको कहा बैठिए बैठिए बैठिए, मैंने क्या दुआ मिलेगी उसकी कल्पना करिए आप। लोग महसूस नहीं करते। एक से एक ऐसे लोगों को देखा है मैंने, इरिटेट करते हैं। मैंने क्या है आपकी इरिटेट होते हैं? आप भी किसी मां की कोख से पैदा हुए हैं, वो भी किसी मां की कोख से पैदा हुए, यही ना धन दौलत उसके पास कम है। धन के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन नहीं किया जा सकता। उसके व्यवहार और आचरण से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। विनम्रता शालीनता से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। उसके प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है। तो अपना डे टू डे जो हमारा रूटीन है, मैं समझता हूं हम सभी लोगों को, मैंने इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जिंदगी भर मैंने ध्यान रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। हमारे यहां अफसर बैठे हैं यहां पर, ठीक है, इंसान है, कभी किसी बात को लेकर थोड़ी, कोई भगवान तो है नहीं है, कोई उत्तेजना कहीं पैदा हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कोई हमारा सबऑर्डिनेट है, हमको किसी बात को लेकर कोई नाराजगी उत्तेजना हो गई, तो मैं फिर से उसको दोबारा 2-4-6 दिन के बाद बुला लेता हूं। इतना सम्मान मैं दे देता हूं कि सारी पिछली बातें भूल जाता है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डिफेंस लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन कोई ये आसान काम नहीं है। बरसों से इसमें कई तरह की दिक्कतें आती रहती हैं। कहीं इंक्रोचमेंट हुआ, कहीं इलीगल कब्जा हुआ, और कई बार पुराने रूल्स अब समय की जरूरतों के हिसाब से काम के नहीं रहे। इन सारी चुनौतियों को और भविष्य की चिंताओं को देखते हुए हमारी सरकार ने अनेक प्रयास भी किए हैं, और मैं समझता हूं जो भी प्रयास किए हैं उन सारे प्रयासों की आप साक्षी रहे हैं। छावनियों के प्रशासन के लिए 1937 के कंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स थे, वो कॉलोनियल सोच के प्रतीक बन चुके थे। मैं मानता हूं वो आज के भारत की जरूरतों के लिए ठीक नहीं थे। इसलिए हमारी सरकार ने 2021 में CLAR क्लेयर यानी कैंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स को इंट्रोड्यूस किया। इससे डिफेंस लैंड मैनेजमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हुआ है। डिसीजंस भी अब फास्ट और स्टेबल तरीके से किए जा रहे हैं। यहां बात केवल पुराने कानूनों या कॉलोनियल स्ट्रक्चर को हटाने की नहीं थी, बल्कि उस मानसिकता को भी पीछे छोड़ने की थी जिसने हमें लंबे समय से जकड़ रखा था। आज जब हम डिफेंस स्टेट्स को आधुनिक रूप दे रहे हैं, तो यह बदलाव उसी विजन का एक हिस्सा है कि हम उस गुलामी की मानसिकता से भी बाहर निकलें। आज के समय में हमें सिर्फ किसी जमीन या किसी बिल्डिंग का मैनेजमेंट नहीं करना है, हमें केवल किसी जमीन अथवा बिल्डिंग का मैनेजमेंट नहीं करना, बल्कि हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। एक ऐसी सोच जिसमें आम नागरिकों की सुविधा, सेना की मजबूती और आने वाली पीढ़ियों का भरोसा, ये तीनों शामिल हों। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पॉलिसी और सरकार ये दोनों आपके साथ खड़ी हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज में भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए, आप सुझाव दीजिए अपने अधिकारी को, अपने ऊपर के अधिकारी को बतलाइए। बात आपके आइडियाज तक पहुंचनी चाहिए, डिफेंस सेक्रेटरी तक पहुंचेगी, ऊपर जाएगी, जरूर आदमी उस पर सोचेगा। लेकिन असली ताकत आपकी एनर्जी, आपका वर्क सिस्टम और आपका डेडिकेशन है, और सरकार भी अपनी जिम्मेदारियां समझती है और आप भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए हमें मिलकर कैंटोनमेंट एरियाज को और भी बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करना होगा। साथियों, यदि मैं आपके समक्ष आने वाले अवसरों की बात करूं, तो आप सब देख पा रहे होंगे कि एक सुखद भविष्य
हम सब का, यानी पूरे भारत का इंतजार कर रहा है। यानी भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जितनी तेजी के साथ बढ़ी है, कभी विदेश जाना हुआ होगा या आपके सगे संबंधी गए होंगे, उनसे पूछिए 15 साल पहले विदेशों में जाते रहे होंगे, भारत के बारे में क्या धारणा थी। आज यदि विदेशों में जाते हैं, भारत के बारे में लोगों की धारणा बदल गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है, भारत का कद बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो लोग दोनों कान खोलकर सुनते हैं भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत। यह हम लोग का मेजर अचीवमेंट है और इस काम के लिए मैं प्रधानमंत्री जी की भूमिका की सराहना करना चाहूंगा। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमें विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो प्राप्त होकर रहेगा। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बाहर वाले तो ये कहते हैं कि साहब सब ये काम तो आप 10-12 साल में पूरा करने जा रहे हैं। यह विश्वास लोगों का जगह है और मुझे लगता है इस संकल्प को पूरा करने में आईडीएस की भी एक अहम भूमिका होगी। आपका भी रोल है। यह मत आप सोचिए कि हम तो कैंटोनमेंट तक लिमिटेड एरिया है वहीं तक सीमित है। इसमें आपका भी रोल है और महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। और हमें विकसित भारत के साथ भी अपनी सिनर्जी बैठानी होगी। अब भारत को होने दीजिए 2047 तक विकसित, लेकिन आप कैंटोनमेंट को बना लीजिए 2035 तक। जितना कर सकते हो कर लीजिए। और इन छावनियों को स्मार्ट, ग्रीन और सस्टेनेबल अर्बन इकोसिस्टम के रूप में हमें डेवलप करना होगा। मैं समझता हूं कि आप सब जानते ही हैं, यह केवल डिफेंस लैंड की सुरक्षा और प्रबंधन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह यहाँ रहने वाले लाखों लोगों की जीवन स्तर को भी यह ऊंचा उठाएगा। हमें ईज ऑफ लिविंग इंश्योर करना होगा। इसके लिए ई छावनी 2 जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना होगा, जिसमें AI ड्रिवन ग्रीवेंस रिड्रेशल, मल्टीलिंगुअल सर्विसेज और स्मार्ट हेल्थ जैसी चीज़ें शामिल हों। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत गरीब लोग भी कैंटोनमेंट बोर्ड में मैंने देखा छावनियों में लोग रहते हैं। क्या कोई सबसे बड़ा अफसर आप में से लोग कभी उन गरीबों के बीच चले गए और उन्हीं के साथ यदि उनकी चारपाई लेकर अथवा जो उनकी कुर्सी है, माछ है, जो भी रखी हुई लेकर बैठ गए, उसके साथ जब बात कर लिया? छोटे हो जाएंगे ना, छोटे हो जाएंगे। हम लोग ये करते हैं। आप सोचते होंगे आपको वोट लेना है इसलिए करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने वाले सभी लोग केवल वोट हासिल करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश के लिए राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग भी ऐशो आराम के ठीक ठाक परिवार है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक हुई है, अच्छे डिवीजन में पढ़ाई की है। बस है, मुकद्दर का खेल है, पैर फिसला इधर चले आए, लेकिन और चले गए होते। साथियों, खासकर हमें छावनियों में हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों, गरीबों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष बच्चों के कल्याण पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। हमें छावनियों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देना होगा। यह देखकर अच्छा लगा कि आप सब ई कनेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे व्यवसायियों, उद्यमियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सभी लाइसेंस और परमिशंस को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। साथियों, इसके अलावा भविष्य की छावनियों को हम स्मार्ट कैंटोनमेंट्स के रूप में भी देखना चाहते हैं। स्मार्ट कैंटोनमेंट्स बना लीजिए, कैंटोनमेंट्स को स्मार्ट कैंटोनमेंट। लोग ये कहें कि यदि स्मार्ट सिटी को कोई छोटा मॉडल यदि देखना है तो कैंटोनमेंट जाओ, क्यों नहीं हो सकता? और मैं तो कहूँगा शैलेंद्र नाथ जी गुप्ता को भी, आप रिटायर हो रहे हैं,
लेकिन बराबर इतने दिनों तक काम किया है, इतने दिनों तक आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो आपके दिमाग में भी कोई चीज़ हो तो सुझाव देते रहिएगा। और यहाँ की डीजी तो घरवाली ही हैं, इसलिए कोई सुझाव देने में कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए। ये होती है। जहां स्मार्ट पावर सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स, ईवी चार्जिंग हब्स, स्मार्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स और एआई वेस्ट सर्विलेंस सिस्टम्स होंगे, ये सुविधाएं न केवल नागरिकों की जीवन को बेहतर बनाएंगी बल्कि देश के अन्य शहरों के लिए भी एक आदर्श या मॉडल प्रस्तुत करेंगी। और इन सब के अतिरिक्त हमें भविष्य में आईडीएस और कंटोनमेंट बोर्ड्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या बने, इसकी ओर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें इस ओर प्रयास करना होगा साथियों, कि सेवाएं और बोर्ड्स अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर अधिक ध्यान दें। कैसे हो सकता है आप सोचिए। मैं जानता हूं कि ये आसान काम नहीं है, लेकिन एक बार सोचिए क्या करें हम कि थोड़ी सी हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बढ़े। इसके लिए आप सब प्रारूप तैयार करें, इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। सरकार आपके साथ खड़ी है। जितना मैंने यहाँ जो भी बातें आपके सामने रखी हैं, इसके अलावा भी ऐसी अनेक संभावनाएं हैं आज हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे पास करने को बहुत कुछ है। जब हमारे पास हमारे प्रयास और हमारे कर्म काम राष्ट्रहित से जुड़े रहेंगे, तो हम निश्चित रूप से 2047 तक जिस भारत को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं वह होकर रहेगा। मैं देख रहा था कि आपने आईडीएस में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए खुद से ही 7 पिलर्स फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं चाहूंगा कि इन पिलर्स के अंतर्गत प्रस्तावित सभी रिफॉर्म्स पर रक्षा मंत्रालय के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तार से चर्चा की जाए, ताकि एक क्लियर और कलेक्टिव फ्यूचर रोड मैप तैयार किया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यह फ्रेमवर्क आईडीएस को एक्सेलेंस की ओर ले जाएगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। साथियों, अंत में मैं आप सबसे एक सामान्य लेकिन बेहद जरूरी बात करना चाहूंगा। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया किस गति से बदल रही है। हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया इनोवेशन हमारे सामने खड़ा होता है, और इन टेक्नोलॉजी का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगा है। देगा नहीं, टेक्नोलॉजी का प्रभाव दिखाई देने लगा है। और ऐसी स्थिति में हम रुके रहें, ठहरे रहें, अब ये नहीं चलने वाला है। अगर हम ठहर गए तो दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम प्रोएक्टिव रहें, सक्रिय रहें और तैयार रहें। हमें अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहना होगा। अपने ज्ञान और कौशल को हर दिन हमें निखारते भी रहना होगा। अब समय चला गया जब कोई व्यक्ति यह सोचकर संतुष्ट हो जाए कि उसका काम सिर्फ 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही सीमित है। यह सोच, मैं समझता हूं कि यदि विकसित भारत बनाना चाहते हैं आप, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन आप देना चाहते हैं, तो यह सोच आपको बदलनी होगी। आज के युग में हमें समय की सीमाओं के बाहर निकलकर हर दिन हर पल सीखते रहना है, मेहनत करते रहना है। याद रखिए, हम जितना अधिक प्रयास करेंगे उतना ही हमारा कौशल बढ़ेगा। जब हमारा कौशल बढ़ेगा तो हमारी सर्विस की साख बढ़ेगी, सर्विस की साख भी बढ़ेगी और खुद हमारी भी साख बढ़ेगी। और जब सर्विस की साख बढ़ेगी तो राष्ट्र और समाज का विश्वास तो अपने आप ही हमको प्राप्त होगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने काम को केवल एक सरकारी सेवा है यह मानकर न करें, इसे राष्ट्रीय निर्माण का साधन मानें। अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा और अपने समय का जितना सर्वोत्तम उपयोग आप कर सकते हैं वह करने की कोशिश करें। खुद को हर दिन निखारें, नए कौशल सीखें, स्किल्स नए नए क्या हो सकते हैं अपने इमेजिनेशन के आधार पर सीखें, और यह ध्यान रखें कि आपका हर प्रयास भारत को मजबूत बना रहा है। यह विश्वास भी होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सब ने इस सोच को अपनाया और इस संकल्प को अपने जीवन में लिया तो आने वाले वर्षों में यही इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस
सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा। और देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, और हमारी शुभकामनाएं केवल आज ही नहीं है, आगे भी रहेंगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज अपने बीच मुझे आमंत्रित किया। मैं डिफेंस सेक्रेटरी एवं डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट की भी मैं सराहना करता हूं। इनके मार्गदर्शन में आईडीएस इतना बेहतरीन काम कर रहा है। मैं आईडीएस की भविष्य की योजनाओं की सफलता की कामना करते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।